अभी नगर निकाय के चुनाव का जो दौर चल रहा था, यह कह के रोक दिया गया कि ट्रिपल टेस्ट से गुजरने के बाद जो आरक्षण नीति लागू होगी उस आधार पर हम चुनाव कराएंगे। लेकिन आपने किस प्रकार 10% दे दिया? कौन सी जातीय जनगणना आपने कराया जिस पे आधार पे 10% आपने दे दिया? ये तो आपने क्लियरफाई नहीं किया कि जो भी लोग इस कमेटी को बनाए उसमें 5 लोग जो भी थे वो स्वर्ण जाति के लोग थे, जो कि 2 जज दलित और 1 जज पिछड़ा होने के बावजूद उन्हें कमेटी में क्यों नहीं रखा गया? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। उन्हें लगता है कि हम स्वर्ण का वोट लेंगे, अगर हम बोलेंगे तो स्वर्ण का वोट कट जाएगा। अगर अपने हक और अधिकार के लिए आप नहीं बोल रहे हैं, अपने समाज का गला घोट रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको ओबीसी समाज सत्ता से उतारने का कार्य करेगी। मेरा खड़ा प्रश्न है कि तेजस्वी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी के आप नेता बनते हैं, ओबीसी के बल पर आप आज सत्ता में हैं, तो आपको स्टालिन से सीखने की आवश्यकता है, उनसे सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि आखिर ओबीसी समाज के लिए कैसे वो मुखर होकर लड़ रहे हैं। कहने और करने में अंतर है। नीतीश कुमार जी का कथनी और करनी बिहार के लोग, बिहार की 11 करोड़ जनता देख रही है। आज वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इसी का नतीजा वो कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जो अभी सत्ता में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके समाज और हमारे समाज सब मिलकर एक मुश्त होकर अगर वोट दिया है तभी आप सत्ता में हैं। 103वां संशोधन हुआ ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने कहा और सीजीआई ने कहा। सीजीआई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस हैं तो उनका एक अलग पावर होता है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों और SC ST को इसमें नहीं जोड़ना उनके साथ नाइंसाफी होगी। एक जज ने कहा कि हम इसको सही नहीं मानते हैं। एक जज ने कहा कि भाई ये ठीक है और जो संशोधन हुआ है वो भी ठीक है। यानी 3 जज ने एक तरह से समर्थन दिया। अब जज पर भी सवाल उठ रहा है कि भाई जब आपके पास एक वकील, एक जज था पिछड़ा और एक मुस्लिम, तो आपने उसको क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि फैसला और न्याय में अंतर होता है, उसको दिखाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए थी। हमारे साथ ओबीसी संघर्ष सेना के कुमुद पटेल जी हैं, नीतीश जी हैं, लगातार ओबीसी के मुद्दा पर मुखर रहते हैं, लेकिन इनको कहाँ आपत्ति है, इन्हीं से जानेंगे क्या आपत्ति है। जब आपको आरक्षण मिल रहा था तो ठीक, अब ईडब्ल्यूएस वालों को मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? आपका तो हिस्सा उन्हें लिए, 49% में से तो नहीं मिला, 10% एक्स्ट्रा मिला, क्या आपत्ति है आपको? सबसे पहले जनता जंक्शन देखने वाले सभी को मेरा नमस्कार है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं 10% से मेरा विरोध क्या है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर 10% का जो ये आरक्षण है, किस आधार पे आपने 10% को आरक्षण को दिया? तो आप 103वां संशोधन किए, 103वां संशोधन किए और किस मैंने गणना के आधार पर आपने दिया इसको? जैसा आप आंकड़ा पे सवाल उठा रहे हैं, स्वाभाविक है कि आंकड़ा पे सवाल उठेगा। जैसा आप देखे होंगे, जैसे कि अभी नगर निकाय के चुनाव का जो दौर चल रहा था, यह कह के रोक दिया गया कि ट्रिपल टेस्ट से गुजरने के बाद जो आरक्षण नीति लागू होगी उस आधार पर हम चुनाव कराएंगे। लेकिन आपने किस प्रकार 10% दे दिया? कौन सी जातीय जनगणना आपने कराया जिस पे आधार पे 10% आपने दे दिया? ये तो आपने क्लियरफाई नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप देखें जिस प्रकार का निर्णय आया है, और जो 5 बेंच की जो कमेटी बनी, उस कमेटी में, उस कमेटी को जिसने बनाया, आप जानते होंगे जस्टिस ऑफ इंडिया के जो भी लोग इस कमेटी को बनाए, उसमें 5 लोग जो भी थे वो स्वर्ण जाति के लोग थे, जो कि 2 जज दलित और 1 जज पिछड़ा होने के बावजूद उन्हें कमेटी में क्यों नहीं रखा गया? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। यानी आप डाइवर्सिटी चाहते थे? हाँ, होना चाहिए ना। लेकिन हम लोग तो पहले से ही कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते आए हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने की कहीं बात और सुबघट भी नहीं हो रही है। हमारा कहना है कि आप, चलिए, एक तो आपने एक अच्छा तर्क दिया कि कोई आधार नहीं है। दूसरा क्या आपको दिक्कत है? भाई आपको तो 49.5% मिल ही रहा है, और आपके जो पिछड़े नेता है वो तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, चुप हैं। चाहे वो बिहार हो, चाहे नीतीश जी को अगर छोड़ दिया जाए, स्टालिन को छोड़ दिया जाए, तो सब लोग तो चुप हैं। तो आप लोग का है? देखिए, यही तो बड़ा दुर्भाग्य है। उन्हें लगता है कि हम स्वर्ण का वोट लेंगे,
अगर हम बोलेंगे तो स्वर्ण का वोट कट जाएगा। अगर अपने हक और अधिकार के लिए आप नहीं बोल रहे हैं, अपने समाज का गला घोट रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको ओबीसी समाज सत्ता से उतारने का कार्य करेगी। नीतीश नाम क्या नहीं ले, डरते हैं क्या? डरने की क्या बात है? तेजस्वी जी का अभी तक बयान नहीं आया है। नीतीश कुमार ने कहा 10% का, उन लोगों ने कहा कि चलिए भाई गरीब स्वर्ण हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आरक्षण के दायरा को बढ़ाना चाहिए। नीतीश कुमार को मेरा सैल्यूट है कि आपने कहा, स्टालिन जी को मेरा सैल्यूट है, उन्होंने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया, लागू नहीं किया। स्टालिन तो लागू भी नहीं किया 10%। ओबीसी के नेताओं को स्टालिन से सीखने की आवश्यकता है। तेजस्वी जी से मेरा खड़ा प्रश्न है कि तेजस्वी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी के आप नेता बनते हैं, ओबीसी के बल पर आप आज सत्ता में हैं, तो आपको स्टालिन से सीखने की आवश्यकता है, उनसे सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि आखिर ओबीसी समाज के लिए कैसे वो मुखर होकर लड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है हमारा जाति जनगणना को लेकर के। परसेंटेज वाइज भी नीतीश कुमार ने 2010 में भी एक बयान दिया था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है 56% अगर हम आरक्षण कर दे तो हमें दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? मोदी जी ने तो कहा था, घोषणा पत्र 1990 में जब वो चुनाव लड़े थे तो उस समय उन्होंने, बीजेपी ने कहा था कि हम 10% स्वर्णों को आरक्षण देंगे। तो वो लोग अपना घोषणा तो जो है लागू कर लेते हैं, ये लोग लागू काहे नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मोदी जी किसके इशारे पे चलते हैं इसको पूरा देश जानता है। मोदी जी आरएसएस के मुखौटा हैं, और आरएसएस जिस प्रकार से कहती है, ईडब्ल्यूएस बनाने का जो ये खेल था, ये बहुत पहले ही तैयार किया गया था। इस खेल को खेलने के लिए आरएसएस बहुत पहले करा लिया था। इसमें देखिए, हम कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है आपको? सर कर्पूरी ठाकुर ने 3% आरक्षण दिया, स्वर्ण जातियों को दिया कि नहीं दिया मुंगेरीलाल कमीशन के तहत? तो भाई जो उनकी जातियां में गरीबी हैं उनको भी तो मिलना चाहिए ना। आप अपने नेता से सवाल करिए कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल सकता है सारा संशोधन के बाद, तो भाई ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं बढ़ा रही? ये सवाल है। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर वो जनरल को, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला है, उसका हमें विरोध नहीं है। किस आधार पर मिला है इसका विरोध है। और दूसरी बात, अगर आपने 10% आरक्षण दे दिया, अगर इनकी जनसंख्या 15% हो तो और 5% बढ़ा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओबीसी की जनसंख्या 60% है तो आपको 60% देना पड़ेगा, नहीं तो ये कुमुद पटेल ही नहीं, ओबीसी पूरे बिहार का ओबीसी और पूरे बिहार के ओबीसी के जो लोग हैं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, रोड से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और ओबीसी पूरे देश के अंदर जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, अन्यथा उन्हें सत्ता से उतारने का हम लोग कार्य करेंगे। ओबीसी संघर्ष सेना मजबूती पूर्वक ओबीसी की लड़ाई लड़ेगी, जातीय जनगणना कराने की लड़ाई लड़ेगी, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने की लड़ाई लड़ेगी, प्रोन्नति में आरक्षण लागू करने की लड़ाई लड़ेगी, और जो हमारी ओबीसी से जुड़ी मांगे हैं उसको लेकर हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे और आवाज बुलंद करते रहेंगे। चलिए ठीक है, नीतीश जी से ही बात कर लेते हैं भाई। नीतीश जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम भी नीतीश जी है, बहुत सौभाग्य है आपका। लेकिन नीतीश जी ने तो कहा कि भाई हम ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे। कहने और करने में अंतर है। नीतीश कुमार जी का कथनी और करनी बिहार के लोग, बिहार की 11 करोड़ जनता देख रही है, किस तरह से कहते हैं और किस तरह से करते हैं। ये तो मसला, चीफ मिनिस्टर बने हैं, कहते हैं हम समाजवादियों की विरासत हैं, हम समाजवादियों का विरासत मेरे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, तेजस्वी यादव बोलते हैं। अब जमाना लद चुका है, लोग जागृत हुए हैं, हमारा समाज भी जागृत हुआ है। जिस तरह से आरक्षण पर प्रहार किया गया है, ओबीसी समाज हो या SC/ST समाज हो, सभी में आक्रोश है। यह आरक्षण समाप्त करने की साजिश है। और कहीं न कहीं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि जो केंद्र के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता जो हैं वो RS के मुखौटा हैं, इन लोगों ने जिस तरह से EWS 103 संशोधन लाकर लोकसभा राज्यसभा में पारित कर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कर, इन्होंने कल वही उनके पार्टी के नेता जो लोकसभा में, राज्यसभा में EWS के विपक्ष में वोट डाले थे और आज चुप बैठे हैं, ये सोचने वाली बात है। आज वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इसी का नतीजा वो कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जो अभी सत्ता में हैं तो कहीं ना कहीं आपके समाज और हमारे समाज सब मिलकर एक मुश्त होकर अगर वोट दिया है तभी आप सत्ता में।
आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है। इसलिए आपको बोलना चाहिए कि अगर ठीक है, अगर उनका मिला है आरक्षण स्वागत योग्य है, लेकिन जो देने का प्रक्रिया अपनाया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण हम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपस में मतभेद है, जस्टिस से मतभेद है। तो हाँ बोलिए नीतीश जी। कहना चाहते हैं कि जब वहाँ से ही विरोध है तो हम लोग को विरोध करने में क्या दिक्कत है। हम लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है मिला है, लेकिन जो हम लोग का दायरा है वो बढ़ाया जाए। हम लोग का पहले से भी मांग रहा है, और आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी संघर्ष सेना के कुमुद पटेल जी हैं, पहले भी कहे थे। जब आप लोगों ने पूछे थे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण बारे में क्या सोच है, तो हम लोग तो पहले ही कहे थे ये पटकथा लिखा चुकी है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद मानसिकता जो जज हैं, एक जज उसमें हैं जो पहले गुजरात के हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे हैं, वो वहाँ से आए थे, तो उस समय उन पर आरोप लगा था कि जो फैसला दिए थे केस में, उन्होंने कहा था कि आरक्षण और भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है। और उसी तरह से कहीं ना कहीं वो मतलब कहा जाए तो आरएस माइंडेड हैं, और इसीलिए जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिए हैं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और कैसे कैसे लोग जस्टिस बन जाते हैं ये सोचने का विषय भी है कि कहीं ना कहीं कोलोजियम सिस्टम है उसी का दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार हमारी मांग है कोलोजियम सिस्टम समाप्त होगा तभी अति पिछड़ा हो या एससी एसटी के लोग को न्याय मिलेगा, नहीं तो इसी तरह से घोल मटोल होकर डिसीजन मिलेगा और हम लोग को आपस में लड़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो ओबीसी संघर्ष सेना लगातार इस मुद्दे पर मुखर रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप फैसला सुनाते हैं तो उसमें न्याय दिखना चाहिए और आपके पास वो तर्क होना चाहिए, जज के पास ये तर्क होना चाहिए था कि इस आधार पर आप व्यक्तिगत मत नहीं दे सकते। हालांकि जज पर हम ये कोट नहीं कर रहे हैं, जज पर जो है किसी प्रकार की टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जज फैसला देते हैं उस पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कहा है कि आप कर सकते हैं। हालांकि मामला ये है कि अब एक नया शगुफा जो है पूरे भारत में फैलेगा, क्योंकि जो बाउंडिंग था इंदिरा सहनी जजमेंट के तहत कि 49.5% से आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, अब ये आरक्षण 59.5% हो गया। तो यानी कि जो मराठा आरक्षण या अन्य आरक्षण जो बैन थे, यानी कि एक तरह से कहा जा रहा था कि इससे आगे आप नहीं देख सकते हैं, अब उनके लिए दरवाज़ा खुल गया है। और बिहार में नीतीश कुमार जैसे लोग, चाहे मायावती, अखिलेश यादव या साउथ के स्टेट में स्टालिन, इन लोग अब मुखर तौर से ये कहेंगे कि भाई हमें अब पिछड़ों का जितनी आबादी है उसके अनुकूल जो है आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार में अभी 33% आरक्षण मिलता है, 18% BC1 को, 18% BC2 को, BC1 को, और 12% BC2 को, और उसमें 3% जो है वो महिला को आरक्षण दिया जाता है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।